जाने से पहले आइए जान लेते हैं सुर्खियों को। सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ 7 बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस। मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित, 50 जवानों ने किया रक्तदान। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, 16 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार। गांवा के एक गांव में नाबालिग से किया गया दुष्कर्म, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और तीसरी के नई टाण गांव में नकाबपोश अपराधियों ने 2 घरों में घुसकर की पिटाई, कई कीमती सामान लेकर हुए फरार, बम फोड़कर ग्रामीणों को डराया। और अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ 7 बटालियन ने शुक्रवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सीआरपीएफ कैंप में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की ओर से शुक्रवार को बस पड़ाव स्थित सीआरपीएफ कार्यालय में पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट भरत भूषण जखमोला द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले अतिथियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस बल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद सीआरपीएफ कमांडेंट श्री जखमोला ने पुलिस बल के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि सीआरपीएफ बल सदैव देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। पुलिस बल द्वारा सामना किए जा रहे चुनौतियों के बारे में उन लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस जवान अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी निभा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर बटालियन मुख्यालय में रेड क्रॉस की मदद से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 50 उत्साहित अधिकारियों और जवानों ने अपने कीमती लहू का दान किया। कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के कमांडेंट के अलावा द्वितीय कमांडेंट अधिकारी गोपाल कुमार, उप कमांडेंट आलोक रंजन, सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, उप चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान, निकिता गुप्ता व काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित थे। आज के दिन सीआरपीएफ की 82वीं स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में अन्य कार्यक्रमों के अलावा, क्योंकि केरिपू बल के अन्य कार्यक्रम भी हैं जो हम करते हैं, और आज ही के दिन हमने ब्लड डोनेशन करने का भी फैसला लिया और हमारे 50 जवान जो हैं वो ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और आगे भी जैसे जैसे हमें परिचालनी गतिविधियों से समय मिलता रहेगा तो हम आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। और रेड क्रॉस का मैं विशेष धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि इनकी टीम ने जो यहां आकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इनका सहयोग हमेशा से सराहनीय रहता है। डॉक्टर सान्याल सिविल सर्जन जो हैं, हमेशा इनका कोऑपरेशन, इनका सहयोग हमारे साथ में रहता है। मैं सभी का जो इनकी टीम है और जो इनका जो कोऑपरेशन है, इनका सानिध्य है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सेकेंड स्थापना दिवस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कमांडेंट साहब और उनके कर्मियों के प्रोत्साहन से प्रारंभ किया गया है, ये बहुत ही महती कार्य है और हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं हमारे जवान को, हमारे कमांडेंट साहब को और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव और कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष को जो ये काम को आगे भी। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जब भी रक्त की कमी होती है, सीआरपीएफ का काफ़ी सहयोग मिलता है हमें। यहाँ के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं ब्लड देने के लिए, और मैं इनको भी आश्वस्त करता हूँ कि आपका रक्त कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आपका रक्त
किसी की भी ज़िंदगी बचाने के काम आता है। और आपका यह सहयोग जो हर समय, हर 365 दिन हमें 24 घंटा आपका सहयोग मिलता है ब्लड डोनेशन पर, इसके लिए मैं रेड क्रॉस की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह आपका सहयोग रेड क्रॉस की तरह बना रहे, तो इससे हम लोग जो अपने स्लोगन को साकार कर पाते हैं कि जिले में रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। तिसरी थाना के नईडार गांव में नकाबपोश अपराधियों ने मनरेगा ऑपरेटर भिखारी दास और बीसी टहरू दास के घर में घुसकर जमकर उनकी पिटाई कर दी, साथ ही मोबाइल, लैपटॉप समेत कई सामान लेकर भाग गए। तिसरी थाना के नईटार गांव में गुरुवार रात को नकाबपोश 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने मनरेगा ऑपरेटर भिखारी दास और बीसी टहरू दास के घर में घुसकर जमकर उनकी पिटाई कर दी, साथ ही उनका मोबाइल, लैपटॉप सहित कई सामान लेकर भाग गए। भागने के दौरान लुटेरों ने 2 बम फेंककर ग्रामीणों को डराया। भिखारी के पिता केशव दास ने जब इसका विरोध किया तो उनके सिर पर डंडे से मारकर उन्हें घायल कर दिया। सभी अपराधी अपना चेहरा बांध कर आए थे। घटना के बाद पुलिस वहां पहुंचकर जांच में जुट गई है। सबसे पहले तो हम यहाँ खड़ा थे, उधर से आया 8 आदमी हम देखे थे और आगे पीछे क्या था। लास्ट में वो बोला कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, भागिए यहाँ से, ठीक है, आप लोग यहाँ से भागिए। सोचे पुलिस होता तो ये लैंग्वेज नहीं निकाला। हम उधर गए, फिर किनारे हो गए। हम सोचे हो सकता है सिविल ड्रेस में होगा। घर मेरा 8 आदमी घुसा, उसके बाद बाहर 1-2 आदमी दिख रहा। क्या लेके, क्या पहना हुआ था? पिस्तौल लेके घुसा। पिस्तौल तो हमारे ऊपर धरा दिया। हम किसी तरह से वहाँ से खेल जुल के बाहर निकले और तो बहुत रहा था, पैसा निकालो, अभी पिस्तौल मैंने गोली मार देंगे, अभी सबको मारेंगे। और लाठी लेके तो बहुत मारपीट हुआ है। खेती के लिए घुसा हुआ था। मोबाइल तो ले गया है, ले गया पता नहीं। अभी तो घर में हम लोग खुद नहीं जान रहे हैं क्या ले गया। हम लोग यहाँ बैठे थे सर। वो लोग आ रहा था, करीब 6-7 लोग था। हम लोग इधर बैठे थे, बोला आया उधर से और डंडा दिखा रहा था, अंदर जाता है कि नहीं जाता है वगैरह। अभी तो कुछ नहीं निकाला था। जब वहाँ तक गए, धीरे धीरे जा रहे थे, उसके बाद गन निकाला। तो अंदर जाता है कि नहीं जाता, अभी ठोक देंगे। कितना आदमी था लोग? 6-7 लोग। कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ अंदर जाओ। और पूछ रहा था बीसी का घर कौन सा है। बीसी घर कौन है? हाँ वही पूछ। गावा प्रखंड के एक गांव में गुरुवार रात को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में गावा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गावा प्रखंड के एक गांव में गुरुवार की रात एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार लड़की के माता पिता जब घर में नहीं थे, उसी समय आरोपी ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों ने गावा पुलिस को आवेदन देकर आरोपी पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इधर गावा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेरुआ से आरोपी दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया है। आवेदन प्राप्त कर कांड दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गावा वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर गावा के सांप जंगल व तिसरी के मानपुर जंगल से सखुआ लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों ट्रैक्टर मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गावा वन विभाग की टीम ने गुरुवार रात छापामारी अभियान चलाकर गावा के सांप जंगल और तिसरी के मानपुर जंगल से सखुआ लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। गावा वन क्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उक्त स्थानों पर छापामारी अभियान चलाया गया है। राजोखाड़ निवासी शंकर साव और तिसरी के मानपुर लोक नयनपुर निवासी रामचंद्र राय के ट्रैक्टर पर सखुआ की कटी हुई लकड़ी जब्त की गई है। वन अधिनियम के तहत दोनों ट्रैक्टर मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रात में सूचना मिली थी कि राजोखाड़ के जंगल से, राजोखाड़ के शंकर साहब के द्वारा गरी साग जंगल से लकड़ी काट के लाया जा रहा है ट्रैक्टर में। सूचना के आधार पर सही पाया गया और एक ट्रैक्टर को जब्त करके लाया गया। दूसरी ट्रैक्टर को लोकाय नयनपुर की तरफ से, मानपुर के जंगल की तरफ से शंकर रामचंद्र राय के द्वारा परिवहन कराया जा रहा था सखुआ की लकड़ी को ट्रैक्टर पर, उसको हम लोगों ने जब्त करके लाया है। इस तरह से जंगल की कटाई को संबंध में हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे जिससे कि जंगल कटाई को बचाया जा सके, जंगल की सुरक्षा किया जा सके। ग्रामीणों से अपील करता हूँ कि किसी भी तरह का वनों को सुरक्षा से संबंधित अपने सहयोग करें वन विभाग को, जिससे कि वनों को बचाया जा सके और हमारा इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस सान्याल ने बताया कि गिरिडीह सदर अस्पताल में 16 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। भारत के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी को लेकर गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने बताया कि इन दिनों अन्य राज्यों में कोरोना का पॉजिटिव केस काफी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में ही झारखंड के बोकारो जिले में कोरोना के 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सदर अस्पताल गिरिडीह में भी पूरी तरह से कमर कस ली है। डॉक्टर सान्याल ने कहा कि सदर अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग की संख्या प्रत्येक दिन 1000 कर दी गई है। साथ ही ट्रूनेट से भी 250 से 300 मरीजों की जांच की जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सदर अस्पताल परिसर में 16 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। बताया गया कि फिलहाल अभी तक जिले में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं, लेकिन अगर कोई मरीज संक्रमित पाया जाएगा तो उसे घर के बदले अस्पताल में ही आइसोलेट किया जाएगा, जिसकी तैयारी सदर अस्पताल द्वारा कर ली गई है। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों को जागरूक करते हुए अपील की कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी मेंटेन करते हुए इस महामारी से बचे। साथ ही सीएस ने सभी वरिष्ठ नागरिकों से टीका लगवाने की भी अपील की। जो भारत में फिर से कुछ एक राज्य में कोविड-19 के ग्रसित मरीज मिल रहे हैं, एहतियात के तौर पर हम लोग झारखंड में टेस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। RT-PCR और ट्रूनेट टेस्टिंग जो पहले हम कर रहे थे उससे कहीं अधिक मात्रा में हम लोगों का जांच प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि नज़दीक में बोकारो ज़िले में भी हाल ही के दिन में 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। और क्योंकि बोकारो और गिरिडीह सटा हुआ ज़िला है, हम लोग RT-PCR का सैंपल्स कलेक्शन का करीबन रोज़ 1000 कर रहे हैं और ट्रूनेट टेस्टिंग 250 से 300 डेली कर रहे हैं। यदि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आएगा तो हम अब होम आइसोलेशन का अलाउ नहीं करेंगे। हमने फिर से 12 बेडेड CCU अपने अस्पताल में, सदर अस्पताल परिसर में ही बना लिया है। 8 महिला और 8 पुरुष 16 बेडेड, जिसमें हमने स्टाफ की पोस्टिंग कर दिया है। तो इस तरह से एहतियात बरतने के लिए हमने अपना पूर्व में ही इसमें CHO डॉक्टर्स का पोस्टिंग भी कर दिया है। यदि इस तरह के कोई संदिग्ध मरीज पाए जाते हैं तो उनको अब होम आइसोलेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको यहाँ पर आकर के आइसोलेट किया जाएगा। हम गिरिडीह के पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप फिर से आज 6 महीना पहले जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ की जगह पर एक साथ समूह में न जाना और घर लौटने के बाद सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, ये ज़रूर से ज़रूर पालन करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है 60 साल से ऊपर वाले उम्र, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 45 से 59 साल यदि कोई वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर जो रोग से ग्रसित है, वो अपना वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। वैक्सीनेशन आपको कम से कम जो कोविड-19 के जो वायरस है उससे लड़ने की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा। और वैक्सीन देने के बाद ये ज़रूर है जो व्यक्ति सीवियर रूप से कोविड से ग्रसित नहीं होंगे, कोविड इन्फेक्शन होने पर भी वो माइल्ड होगा। आगामी 9 अप्रैल को गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होगा। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर 23 मार्च को गिरिडीह वकालत खाना में एक विशेष बैठक आहूत की गई है। आगामी 9 अप्रैल को गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होगा। इस बाबत चुनाव पदाधिकारी अधिवक्ता शंभुनाथ सहाय ने बताया कि नामांकन की तिथि, नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापस लेने की तिथि आदि को लेकर 23 मार्च को वकालत खाना में एक विशेष बैठक आहूत की गई है। उन्होंने बताया कि स्टेट बार काउंसिल के द्वारा चुनाव की तिथि घोषित की गई है। अधिवक्ता वीरेंद्र राय और अर्जुन महतो को भी चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इधर चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद अधिवक्ताओं में चुनाव लड़ने की सरगर्मी बढ़ गई है। सभी उम्मीदवार अपने अधिवक्ता साथियों को लुभाने में जुट गए हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,
सहायक कोषाध्यक्ष और 9 कार्यकारिणी सदस्यों के पद के लिए वोट डाले जाएंगे। अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होने जा रहा है उसकी घोषणा हमने कल कर दिया है और हम लोग दिनांक 9/4/21 को डेट फिक्स किया और इसी बीच में जो वोटर लिस्ट आया है बार काउंसिल से उसको हम लोगों ने नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है और एक ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया है कि जिनको भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो हम लोगों को आकर इलेक्शन कमेटी के सदस्यों को आकर वो अपना दरख्वास्त दे सकते हैं, अपना ग्रीवांस रख सकते हैं, उस पर हम लोग पुनः विचार करेंगे। दूसरी बात है कि इस इलेक्शन को बढ़िया ढंग से चलाने के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हम लोगों ने नियुक्त किया है। इसमें 6 सदस्यों को हम लोगों ने नियुक्त किया है, जिसमें से एक है श्यामदेव राय अधिवक्ता, कुंदन सिंह अधिवक्ता, कपिल देव चौधरी अधिवक्ता, टी शैलेंद्र अधिवक्ता, श्रवण कुमार मंडल अधिवक्ता और नियाज अहमद। ये 6 व्यक्ति असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कराएंगे और बाद में काउंटिंग के लिए कुछ और सदस्यों का हम लोग नियुक्ति करेंगे। अभी फिलहाल है कि जो भी सदस्य को कोई भी ग्रीवांस हो या जिनका नाम चढ़ा हुआ नहीं हो वोटर लिस्ट में, वो अपना ग्रीवांस हम लोग के सामने बाय वे ऑफ ऑब्जेक्शन रिटिन पिटिशन के साथ हम लोग को दे, हम लोग को विचार करें। कितने पदों के लिए यहाँ चुनाव है? अगला मीटिंग हम लोग 23 दिन को रखे हैं और उस दिन हम लोग सब बतलाएंगे नॉमिनेशन डेट, क्या किन किन पदों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब 23/3 को हम बताएंगे। जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं को शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन दी गई। इसके तहत 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के अधिवक्ताओं को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव की पहल पर शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के वैसे अधिवक्ताओं को वैक्सीन दिया गया जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिवक्ताओं को भी वैक्सीन दिया गया। आज जिला अधिवक्ता संघ ने अपने अधिवक्ताओं के लिए कोविड का जो वैक्सीन है वो का टीका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर करीब 100 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने अपने निबंधन कराए जिनको टीका लेना था। तो एक पहलू तो ये है कि हम लोग को टीका लेना था, हम लोग आके टीका लिए, लेकिन अधिवक्ता संघ के हमारे कई सीनियर अधिवक्ता, हमारे युवा साथी, महिला अधिवक्ता एक अनुशासनबद्ध तरीके से वकालत खाने से चल करके हम लोग सदर अस्पताल तक आए और हमने कि जो स्वदेशी टीका है हमारा वो पूरी तरह से वेल प्रूफ है और सुरक्षित है। इसको लेकर के कुछ भ्रम की स्थिति थी देश में, इसको लेने से बुखार लग जाएगा, इसको लेने से कोई परेशानी हो सकती है। तो देश के प्रधानमंत्री ने लेकर के ये संदेश दिया कि नहीं भाई, ये सब लोग जो ले वो सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई अफवाह में नहीं जाना। वैक्सीनेशन लेना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये वैक्सीनेशन जो आज पड़ा है इसमें सीनियर सिटीजन लोग जाके भाग लिए हैं और ये वैक्सीनेशन जो बीमार भी हैं, डायबिटीज के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनके लिए भी वर्जित नहीं है, वो भी ले सकते हैं और ये वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है। कोरोना को दूर भगाना है, ये वैक्सीन जो है सबको लगाना है, यही संदेश। मैं बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नू कांत सहायक को आज बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से हम लोगों को जो है प्रोत्साहन करके सामूहिक रूप से हम लोग को जो है वैक्सीन दिलवा रहे हैं। हम तो सोचे नहीं थे कि लेंगे, थोड़ा सा हमको असकत भी लग रहा था, लेकिन इनका जो प्रयास आज रहा है वो काफ़ी सराहनीय है और इसका हम लोगों को जो है काफ़ी खुशी हो रही है। और मैं सबसे अपील करूँगी खास करके महिलाओं से कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, न किसी अफवाह में आप जाइए। हम अभी लगा के बैठे हैं और उसके बाद किसी तरह का लगा भी नहीं कि हमको इंजेक्शन पड़ा है। की ओर से
हमारे जितने भी सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है उन लोगों की एक सूची तैयार करके संघ की ओर से हम लोगों ने सदर अस्पताल में भेजा और आज बारी बारी से क्रमबद्ध रूप से सभी सदस्य हमारे आए और टीका ले रहे हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन पड़ रहा है इसको लेने के बाद बस कुछ इसमें परहेज वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे वैसे सब नॉर्मल ही रहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा ने उपायुक्त और नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर आने वाले त्योहारों के मद्देनजर शहर में पेयजल व्यवस्था और सफाई को सुचारू करने की मांग की है। इसके साथ ही मोर्चा ने शहर के बंद पड़े स्ट्रीट लाइट को भी चालू कराने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त और नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देकर होली, शब बारात और रमजान के मद्देनजर गिरिडीह शहर में पेयजल, सफाई और लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष चांद रशीद और वार्ड नंबर 5 के पार्षद नूर अहमद ने बताया कि हम लोगों ने उपायुक्त और नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर हर नल को सुचारू करने, बंद पड़े चापानल की मरम्मत करने, बंद शौचालय को चालू करने तथा सभी स्ट्रीट लाइट को चालू करने की मांग की है। साथ ही मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करने व पूरे नगर निगम क्षेत्र में सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने की मांग की है। निगम क्षेत्र के में अनेक समस्याओं से नगर निगम जूझ रहा है, यहाँ की जनता जूझ रही है। इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एक ज्ञापन डीसी साहब को और नगर आयुक्त साहब को हम लोग सौंपे हैं। इसमें शहर में करोड़ों रुपया की लागत से बना हुआ शौचालय, सभी शौचालय लगभग बंद पड़ा हुआ है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसको चालू करवाने के लिए हम लोग ने आवेदन में दिया है और किशन गिरनी में आने वाले त्यौहार होली, शब बारात और रमजान को देखते हुए पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवेदन में है और शहर में जितने भी चापा कल है उसको अविलंब उसको चालू किया जाए और कोरोना महामारी फिर से लौटने का जो दस्तक दिया हुआ है उसमें आग्रह हम डीसी साहब से, नगर आयुक्त से किए हैं कि इस इलाके में शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजर करके इस महामारी को बचाने के लिए प्रयास करें और मच्छर से बचाने के लिए जो दवा और जो गैस का छिड़काव है उसको दे करके शहरवासियों को बचाने का काम करें। शहरी क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याएं हैं। इस समस्याओं के मद्देनज़र आज हमारे जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय गिरिडीह और नगर आयुक्त नगर निगम गिरिडीह को दिया गया है, जिसमें शहर के जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से आने वाले दिन में जो गर्मी है इसके मद्देनज़र जितने भी चापाकल खराब पड़े हैं उनको मरम्मत करना, मच्छर का जो भारी प्रकोप है उससे निजात दिलाने के लिए फॉग मशीन का प्रयोग सभी 36 वार्डों में करना और जहाँ जहाँ पे नल जल का जो समस्या है, जहाँ पे पेयजल बाधित है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मांग पत्र आज अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले दिया गया है। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा शक्ति द्वारा झगड़ी गांव में कन्या विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला शाखा शक्ति की ओर से गरीब कन्याओं को कई आवश्यक सामान प्रदान किए गए। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा शक्ति द्वारा शुक्रवार को झगड़ी गांव में कन्या विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला शाखा शक्ति की ओर से गरीब कन्याओं को विदाई के दौरान साड़ी, गहने, बर्तन, घड़ी, आयरन, डिश सेट, पंखा तथा कई जरूरत के सामान दिए गए। ये हम लोगों ने मारवाड़ी ब्राह्मण शाखा शक्ति की तरफ से आज हम लोगों ने कन्या विदाई का प्रोग्राम किया है, जिसमें गरीब वर्गीय कन्या को हम लोगों ने जरूरत की वस्तुएं देकर के उसकी विदाई की है। और ब्राह्मण संघ के सचिव होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि हम लोगों के तरफ से ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम हर साल होता रहे, जिससे कि गरीब लोगों की कुछ मदद हो सके। भंडारीडीह मेन रोड में मेहर सैनिटरी एंड हार्डवेयर नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यहां कंपनी के अधिकारियों सहित कई गणमान्य मौजूद थे। भंडारीडीह मेन रोड में मेहर सैनिटरी एंड हार्डवेयर नामक एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन
गुरुवार को किया गया। प्रतिष्ठान का उद्घाटन जल जॉय कंपनी के जीएम ब्रिजमोहन कपिला, पंजाब नेशनल बैंक के भरंडीहा ब्रांच के चीफ मैनेजर सुभाष कुमार व मेहर जहां ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर जानकारी देते हुए प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर सैयद फैज ने बताया कि कंप्लीट बाथ सोल्यूशन के लिए विख्यात जल जॉय नामक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के बतौर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया है। मौके पर अतिथियों ने कहा कि जल जॉय नामक प्रतिष्ठान कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इस प्रतिष्ठान के खुलने से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। मौके पर बदरुल हसन, माली नेता नौशाद अहमद चांद, पप्पू खान, तनवीर हसन, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद अहमद, इरफान, अरमान, अफरोज, शहजाद समेत कई लोग मौजूद थे। है, इतना सबको छोड़ के जल को ही क्यों प्रमोट करें हम। तो हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है सर कि हमारा अगर प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग टोटली पेपरलेस सर्विस देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या, और पेपर रखना जो काम है वो हमारा कंपनी का काम है, मेरा काम है, ये मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, न कि मेरा जो कस्टमर है वो टोटली हेजल फ्री है। मेरे ये टेक्नीशियन है बना जी, ये जाएंगे उनके यहाँ, किसी तरह का किसी भी पेपर का कोई गारंटी पेपर, कोई वारंटी पेपर, किसी तरह का बिल का कोई डिमांड नहीं करेगा, जो सबसे बड़ी हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। हम लोग सीधे रिप्लेसमेंट करते हैं सर। अगर निकलिंग चली जाए, अगर क्रोमिंग चली जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी हैंड टू हैंड रिप्लेस कर देगी। उसी तरह हमारा अगर सैनिटरी पैड में यूलोइस हो जाए, भेंग क्रैक हो जाए, हेयर क्रैक हो जाए, तो कंपनी रिप्लेस करके दूसरी पीस देती है। 1989 से हम जल का प्रोडक्शन इस लाइन में है, तो अभी हमें खुशी हो रही है कि हमारे ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में 800 डीलर नेटवर्क है। अभी गिरिडीह में भी नया शोरूम खुला है, इसके लिए इनको ममता सेंटरी को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे पास बाथ फिटिंग की 32 रेंजेस हैं, इसके बाद सेंट्री वेयर है, सिंक है, गीजर है, टब है, जो भी बाथरूम किचन में लगने वाली सारी आइटम हमारे पास अवेलेबल है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट में 10 साल की वारंटी है। खराब होता है, जो लीकेज आपकी कुछ आता है तो हम रिपेयर करके देंगे, नहीं रिपेयर होती तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। बहुत सी हमारी ऐसी आइटम है, फुट ऑपरेटर टैप्स है, जो कि हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है, और अभी इसमें कोविड सिनेरियो में ऑल ओवर इंडिया में उसकी बहुत अच्छा सेल भी हुआ, और हाइजीनिक भी है, वाटर सेविंग है। और भी बहुत सी आइटम्स है हमारी जो वाटर सेविंग है और दूसरी कंपनियों से अलग है। तभी है कि हमारा नेटवर्क डे बाई डे ऑल ओवर इंडिया कहाँ हमने शुरू किया था। हमारे यहाँ जल का जितना भी है ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कोविड को देखते हुए फूड ऑपरेटर का ये हमारे पास है। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम 7 इयर्स की वारंटी देते हैं, जो रिप्लेसमेंट मतलब कि जो कोई नहीं देता है। अगर कोई भी चीज़ खराब हुआ तो उसको हम लोग बनवाते हैं, या नहीं बना तो वो कंपनी रिप्लेसमेंट करके देगी। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 मस्जिद गली में शुक्रवार को भाकपा माले के साथ कई लोग जुड़े। स्थानीय सवालों पर चर्चा की गई और एक कमेटी का गठन कर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का ऐलान किया। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी की नगर इकाई के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी नेता राजेश कुमार यादव, राजेश कुमार सिन्हा, मनव्वर हसन बंटी, नौशाद अहमद चांद, निशांत भास्कर आदि मौजूद थे। यहां अपने वक्तव्य में भाकपा माले नेताओं ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले आम लोग बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन सहित कई जनप्रतिनिधि भी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने लोगों से भाकपा माले के साथ जुड़कर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि जिस तरह संगठित होकर उन्होंने 1.5 वर्षों से बंद यहां पानी की सप्लाई को शुरू करवाई है, उसी तरह उनके दूसरे अधिकार भी हासिल होंगे। पार्टी के आह्वान पर स्थानीय लोगों ने भी एकमत होकर भाकपा माले के झंडे तले संघर्ष का ऐलान किया
और स्थानीय सदर मोहम्मद अल्ताफ अंसारी, मोहम्मद नौशाद अंसारी, मोहम्मद मुख्तार अंसारी, मोहम्मद अरमान खान, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद ताजुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अली अख्तर, मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद बीरू अंसारी, मोहम्मद सिकंदर अंसारी, मोहम्मद आलम अंसारी, मोहम्मद असनुल अंसारी समेत अन्य ने भाकपा माले की नीतियों और विचारों का समर्थन करते हुए शामिल होने की घोषणा की। यहाँ का नेतृत्व राजेश सिन्हा जी कर रहे हैं और लगातार जो भी समस्या हुई इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूसरे अधिकार भी सरकार से हासिल कर सकते हैं। अभी हम लोग के संगठन की लड़ाई चल रही है सरकार से। अभी झारखंड सरकार में बजट पेश हुआ, यहाँ रोज कमाने खाने वाला एक बड़ा काम समझते इस मोहल्ले में रहता होगा, रोज उनको कमाना खाना तभी उसका जिंदगी चलेगा। एक अल्टीमेटम हम लोग देते हैं क्योंकि आप इसके पहले विधायक, सांसद, यहाँ के वार्ड और भी जहाँ जहाँ आपका पहुँच होगा, कुछ पार्टियों के लोग भी होंगे, हर जगह आप लोग ये करके, लेकिन साफ सुथरा कहा था, उसमें मैसेज भी चला था चारों तरफ। पूरा मोहल्ला है और वहाँ पे हम लोगों ने सवाल है, जनता की समस्या है, जनता के। यहाँ गिरिडीह शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 मस्जिद गली में आज स्थानीय लोगों ने भाकपा माले को यहाँ बुलाया। यहाँ एक मीटिंग हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ माले के लोग आए थे यहाँ के लोगों का सवाल जानने के लिए। तो यहाँ पानी का एक बहुत गंभीर समस्या बना हुआ था। पता लग रहा था कि कोई जनप्रतिनिधि टाइप के ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ के एक गलत नियत से यहाँ का जो सप्लाई पानी का जो चाबी था उसको बंद करवाने का काम उन्होंने किया था। तो इसके रिएक्शन में यहाँ के लोग जो 1.5 साल से पानी इनको नहीं मिल रहा था, ये सारे लोग एकजुट हुए और पार्टी की अगुवाई में नगर निगम के प्रशासन से जाकर के बात की गई और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ 2 दिन पहले से पानी आना शुरू हो गया है। हम इसके लिए नगर निगम के सिस्टम को धन्यवाद देते हैं, लेकिन साथ में आगाह भी करते हैं कि यदि इस तरह का फिर कभी अगर ऐसा किया गया तो हमारी पार्टी यहाँ के लोगों को लेकर के हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। दूसरी बात, यहाँ लोगों ने माले का एक यूनिट का गठन करने का निर्णय लिया है क्योंकि इनके बहुत सारे सवाल हैं जो नगर निगम प्रशासन से, गिरिडीह प्रखंड से या सर्किल से जुड़े हुए हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। उन सवालों पर ये अपना एक लड़ाई शुरू करने के लिए, एक अपना अधिकार लेने के लिए वो एक यहाँ कमेटी गठन का निर्णय लिए हैं। अलग अलग वार्ड में जो प्रोग्राम चल रहा है कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा, उसी को लेकर वार्ड नंबर 5 में चूँकि 1.5 साल से यहाँ पानी की समस्या थी और माले की टीम ने प्रशासन से मिले, यहाँ का नगर निगम से मिला और तुरंत काम हो गया। हम देखते हैं कि प्रशासन, नगर निगम प्रशासन जब भाकपा माले टीम जाती है तो बड़ा एक्टिव होकर काम करते हैं। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि सभी दल के सपोर्ट में सभी दल के लोग जाए और इसी प्रकार काम करें। लेकिन होता क्या, दूसरे दल के लोग सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं और वोट के समय जाते हैं, उसके बाद ना जनता से कोई क्वेश्चन रहता है ना जनता का सवाल रहता है। तो हम तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन करेंगे, तमाम वार्ड के लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग एक्टिव हो जाइए और जितने भी जब प्रतिनिधि हैं उनको पकड़ पकड़ के पूछिए कि आखिर आप चुनाव में ही क्यों आते हैं। 1.5 साल से पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे थे और पानी के लिए हम लोग गिरिडीह डीसी, सदर विधायक को भी चिट्ठी लिखा, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद नगर आयुक्त को भी लिखा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग माले पार्टी के द्वारा हम लोग गए नगर पालिका और बहुत सारी बात हुई वहाँ पर और ये आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर अगर पानी, हमने बोला कि 8 दिन के अंदर पानी अगर नहीं मिला तो हम लोग मुख्य मार्ग जो जमुआ जाती है रोड, उसको हम लोग जाम कर देंगे। मोहनपुर में मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुस्लिम अधिवक्ता फोरम का गठन किया गया। मोहनपुर में मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक गुरुवार शाम नजबुल हसन की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान मुस्लिम अधिवक्ता फोरम के पुनर्गठन पर चर्चा की गई। बाद में सर्वसम्मति से मोहम्मद इस्राइल अंसारी को सरप्रस्त चुना गया।
जबकि अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद कलाम इकबाल का चयन किया गया। साजिद महमूद को मुस्लिम अधिवक्ता फोरम का सचिव मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद इमरान खान, जबकि नायब सदर के रूप में सैयद इफ्तिखार अहमद और नायब सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद महबूब आलम का चयन किया गया। मौके पर उपस्थित सरपरस्त मोहम्मद इसराइल अंसारी ने कहा कि मुस्लिम अधिवक्ता फोरम के सांगठनिक मजबूती के लिए मुस्लिम अधिवक्ता फोरम का गठन किया गया है ताकि मुस्लिम अधिवक्ताओं को मजबूती प्रदान किया जा सके। मौके पर मोहम्मद अशफाक मिर्जा, मोहम्मद फैयाज अहमद, सलीम गद्दी, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद मुर्शीद, इमरान खान, सदाकत हुसैन, रेशमी खातून, शहनाज खातून, कमाल अंसारी, मोहम्मद जावेद हसन, खुर्शीद आलम, सलाउद्दीन अंसारी समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। अध्यक्ष चुना गया और जो पहले से साजिद महमूद कमेटी के सेक्रेटरी थे, मेंबर लोगों ने पुनः उन्हीं को सेक्रेटरी चुनने का फैसला किया। वो सेक्रेटरी चुने गए और इफ्तिखार अहमद जो है ये नायब सदर चुने गए और इमरान खान जो है ट्रेजरर चुने गए। अब कमेटी जो है नए ढंग से चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि कमेटी का विकास हो, लोग आपस में मिलजुल कर, क्योंकि पुरानी कमेटी सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसलिए नए ढंग से कमेटी बनाने जी। आज सैयद नजमुल हसन साहब के यहाँ माइनॉरिटीज़ लॉयर्स की एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अधिक संख्या में माइनॉरिटी लॉयर्स का पार्टिसिपेशन रहा और सारे लोगों ने एक मत होकर के कमेटी को फिर से रीन्यू किया और उसमें नई कमेटी बनाया उन लोगों ने और उसमें जिम्मेदार लोगों को जो सर ने अभी नाम बताया है उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई। मैं चाहूँगा कि अधिवक्ता के यहाँ मुस्लिम लॉयर फोरम की एक कमेटी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सरपरस्त जनाब मोहम्मद इसराइल अंसारी साहब को चुना गया, सदर मोहम्मद कलाम इकबाल अधिवक्ता को चुना गया, सेक्रेटरी साजिद महमूद साहब को चुना गया, ट्रेजरर मोहम्मद इमरान खान साहब को चुना गया, नायब सदर सैयद इफ्तिखार अहमद साहब को चुना गया और नायब सेक्रेटरी मोहम्मद महबूब आलम अधिवक्ता को चुना गया। हम लोग चाहते हैं कि बिना निफाक की बुनियाद पर कमेटी की किरदार को निभाएं और एक कोष जमा करें जिसमें हमारे मुस्लिम अधिवक्ता जो भी पिछड़ा हो माली या और तरह से, तो उसको हम लोग मदद करने का काम करें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।